स्टार्टिंग में सबसे पहले जावा फंडामेंटल्स में आएंगे। जावा फंडामेंटल्स में आते हैं तो पास बाय वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। पास बाय वैल्यू क्या होता है, एंड इसके अलावा पास बाय रेफरेंस भी जैसा कुछ होता है, उसके बारे में भी बताएंगे। बताओ, एक बार बिल्कुल, बताओ उसके बारे में। ज़रूर मैं ध्यान में रखूँगा। तो पास बाय वैल्यू का मतलब होता है कि जब हम किसी वेरिएबल को मेथड के अंदर पास करते हैं, तो उसकी वैल्यू की एक कॉपी बनाकर भेजी जाती है। इसका मतलब है कि ओरिजिनल वेरिएबल में कोई बदलाव नहीं होता। वही पास बाय रेफरेंस में हम वेरिएबल के रेफरेंस को पास करते हैं, जिससे मेथड के अंदर बदलाव सीधे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पर होते हैं। इस तरह हम आगे इन दोनों के बीच का फ़र्क समझ सकते हैं। अच्छा, अब पास बाय वैल्यू में तीन चीजें और आती हैं, जैसे स्ट्रिक्टली पास बाय वैल्यू, ऑब्जेक्ट रेफरेंस पास्ड, एंड म्यूटेशन वर्सेस रीअसाइनमेंट। सबसे पहले स्ट्रिक्टली पास बाय वैल्यू पर बात करते हैं, वो क्या चीज़ है? हाँ, बिल्कुल। स्ट्रिक्टली पास बाय वैल्यू का मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल हम मेथड को पास करते हैं, उसकी वैल्यू की एक कॉपी बनाई जाती है और मेथड के अंदर जो भी बदलाव होते हैं, वो उस कॉपी पर होते हैं, ना कि ओरिजिनल वेरिएबल पर। इसका मतलब है कि ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। इस तरह के व्यवहार में हम किसी भी बदलाव का असर ओरिजिनल वेरिएबल पर नहीं देख पाते। ये कॉन्सेप्ट खास तौर पर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए बहुत साफ तरीके से देखा जा सकता है। क्यों सिर्फ प्रिमिटिव के लिए? अच्छा सवाल है। दरअसल प्रिमिटिव टाइप्स के लिए पास बाय वैल्यू ज़्यादा कॉन्सेप्ट बहुत साफ होता है, क्योंकि उनकी वैल्यू सीधे तौर पर पास होती है और उनका रेफरेंस नहीं होता। लेकिन ऑब्जेक्ट्स के मामले में हम असल में उनके रेफरेंस को पास करते हैं और उस रेफरेंस की कॉपी भेजी जाती है। इसीलिए अगर हम ऑब्जेक्ट के अंदर बदलाव करते हैं, तो वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पर असर डालता है। इस तरह पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का फ़र्क ऑब्जेक्ट्स और प्रिमिटिव्स में अलग-अलग तरीके से देखने को मिलता है। तो हम ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्रिमिट नॉन प्रिमिटिव हमारे पास डेटा टाइप है, उसका कोई कॉपी बनाकर अगर हम पास बाय वैल्यू में भेजें फिर तो चेंज नहीं होगा ना? हाँ, बिल्कुल। जब हम एक ऑब्जेक्ट को पास बाय वैल्यू के ज़रिए भेजते हैं, तो असल में हम उस ऑब्जेक्ट के रेफ़रेंस की कॉपी भेजते हैं। इसका मतलब है कि मेथड के अंदर हम उस रेफ़रेंस को बदल सकते हैं और अगर हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में बदलाव करते हैं, तो वो असल ऑब्जेक्ट पर असर डालता है। लेकिन अगर हम पूरी तरह से ऑब्जेक्ट को फिर से असाइन करते हैं, मतलब एक नया ऑब्जेक्ट बनाकर उसे रेफ़रेंस करते हैं, तब वो बदलाव ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को प्रभावित नहीं करेगा। इस तरह पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का फ़र्क समझना ज़रूरी है। तो और जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, वो क्या डायरेक्टली हमेशा पास बाय वैल्यू में ही जाते हैं? वो कभी भी पास बाय रेफरेंस में नहीं जाते हैं? बिल्कुल सही। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हमेशा पास बाय वैल्यू ही होता है। इसका मतलब ये है कि प्रिमिटिव वेरिएबल की वैल्यू की कॉपी पास की जाती है और इसका रेफरेंस नहीं भेजा जाता। इसीलिए प्रिमिटिव टाइप्स के मामले में ओरिजिनल वेरिएबल पर किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता, चाहे हम मेथड के अंदर उसे बदलें या फिर असाइन करें। ये साफ तौर पर प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के लिए हमेशा लागू होता है। क्या ये शैलो कॉपी और डीप कॉपी से किसी तरह से रिलेटेड है, ये जो ऑब्जेक्ट वाले की बात की, ऑब्जेक्ट पास बाय वैल्यू? हाँ, बिल्कुल। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को पास करते हैं तो शैलो कॉपी का मतलब होता है कि हम सिर्फ़ उस ऑब्जेक्ट के रेफ़रेंस की कॉपी बनाते हैं। यानी कि उस ऑब्जेक्ट का असली डेटा वहीं रहता है और दोनों कॉपीज़ उसी असली ऑब्जेक्ट को पॉइंट करती हैं। वहीं डीप कॉपी में हम ऑब्जेक्ट का पूरा नया कॉपी बनाते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी सब ऑब्जेक्ट्स या डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, वो सब भी नए तरीके से कॉपी हो जाते हैं। तो इस तरह शैलो और डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट्स के पास बाय वैल्यू के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट रेफरेंस पास्ड भी एक टॉपिक आता है, वो क्या था? इसके बारे में शॉर्ट में बता दो, शायद इसी के बारे में भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना? हाँ, बिल्कुल। जब हम ऑब्जेक्ट रेफ़रेंस पास करते हैं, तो असल में हम उस ऑब्जेक्ट की रेफ़रेंस की कॉपी भेजते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट की पूरी नई कॉपी। इसका मतलब ये है कि मेथड के अंदर अगर हम उस रेफ़रेंस का उपयोग करके ऑब्जेक्ट के डेटा में बदलाव करते हैं, तो वो बदलाव ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पर भी असर डालता है। इसे हम पास बाय रेफ़रेंस भी कह सकते हैं। तो इस तरह ऑब्जेक्ट रेफ़रेंस पास करना हमें ऑब्जेक्ट के असली डेटा तक पहुँचने की अनुमति देता है। और इसी वजह से हमें शैलो और डीप कॉपी के कॉन्सेप्ट भी समझने पड़ते हैं। हम्म, ठीक है। तो फिर एक एक और कॉन्सेप्ट आता है, म्यूटेशन वर्सेस रीअसाइनमेंट। ये क्या होता है?
हाँ, ये भी काफ़ी दिलचस्प है। म्यूटेशन का मतलब होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद डेटा को बदलते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट खुद वही रहता है, बस उसकी प्रॉपर्टीज़ में बदलाव आते हैं। वहीं रीअसाइनमेंट का मतलब होता है कि हम एक नए ऑब्जेक्ट को उसी वेरिएबल से जोड़ देते हैं, यानी कि वेरिएबल अब पुराने ऑब्जेक्ट की जगह नए ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगता है। तो इस तरह इसको एक एग्जांपल से बताओ, ये मेरे को समझ नहीं आया। ज़रूर, एक आसान उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है, जैसे लिस्ट इंटीजर नंबर्स इक्वल्स न्यू अरे लिस्ट। अब अगर हम इस लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे नंबर्स डॉट एड 10 और फिर नंबर्स डॉट सेट 0 20, तो ये म्यूटेशन है। हम उसी ऑब्जेक्ट के अंदर बदलाव कर रहे हैं। वही रीअसाइनमेंट का मतलब होगा कि हम नंबर्स वेरिएबल को किसी नए लिस्ट से बदल दें, जैसे नंबर्स इक्वल्स न्यू अरे लिस्ट, या फिर किसी दूसरे लिस्ट को असाइन कर दें। इससे पुराना लिस्ट अब उस वेरिएबल से जुड़ा नहीं रहेगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स इस तरह से अलग-अलग होते अच्छा, हैं। तो म्यूटेशन में मतलब हम मेन लिस्ट में ही चेंज कर रहे हैं, रीअसाइनमेंट में मतलब हम उस लिस्ट की एक कॉपी बना रहे हैं और उसमें चेंज कर रहे हैं, यही है क्या? हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। म्यूटेशन में हम उसी ऑब्जेक्ट को बदलते हैं, यानी मौजूदा ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ बदलते हैं, जबकि रीअसाइनमेंट में हम वेरिएबल को एक नए ऑब्जेक्ट से जोड़ देते हैं, जिससे पुराना ऑब्जेक्ट है उस वेरिएबल से डिस्कनेक्ट हो जाता है। इस तरह दोनों के बीच का अंतर काफ़ी साफ हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बारे में, जिसमें आते हैं क्लास लोडिंग। सबसे पहले तो उसके बारे में बताओ। ज़रूर। क्लास लोडिंग का मतलब होता है कि जब जावा वर्चुअल मशीन जेवीएम किसी क्लास को पहली बार इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, तब वो क्लास को मेमोरी में लोड करती है। इसमें कई स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्लास का नाम पहचानना, फिर उसे बाइट कोड के रूप में पढ़ना और उसके बाद उसे मेमोरी में लोड करना। इसके बाद क्लास का लिंकिंग और इनिशियलाइजेशन भी होता है। इस पूरी प्रक्रिया से क्लास को रन करने के लिए तैयार किया जाता है। तो क्लास लोडिंग जावा की डायनामिक लोडिंग का एक अहम हिस्सा है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएशन का मतलब होता है कि जब हम किसी क्लास का एक नया इंस्टेंस बनाते हैं, इसके लिए सबसे पहले न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जो क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। इस दौरान जेवीएम उस क्लास की मेमोरी एलोकेट करता है और फिर कंस्ट्रक्टर के जरिए उस ऑब्जेक्ट की फील्ड्स को इनिशियलाइज किया जाता है। इस तरह हम एक नया ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं, जो उस क्लास के सारे गुण और व्यवहार को रखता है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें एक क्लास लोडिंग आ गया, कि जिसमें क्लास को जेवीएम में लोड किया जाता है, मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। ठीक है। और इसके बाद एक मेमोरी एलोकेशन भी आता है, उसके बारे में बताओ। हाँ, बिल्कुल। मेमोरी एलोकेशन में जब जावा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, तो वो ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी को हीप में एलोकेट करता है। इस दौरान ऑब्जेक्ट की सभी फील्ड्स के लिए स्पेस रिजर्व किया जाता है और फिर कंस्ट्रक्टर के ज़रिए उन फील्ड्स को इनिशियलाइज़ किया जाता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट की लाइफ टाइम भी मैनेज की जाती है। जैसे जब वो अब यूज़ में नहीं होता, तो गार्बेज कलेक्शन उसे मेमोरी से हटा देता है। इस तरह मेमोरी एलोकेशन ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल का एक अहम हिस्सा है। ऑब्जेक्ट की पूरी लाइफ साइकिल क्या होती है, वो बताओ पूरा एक बार स्टार्टिंग से। ज़रूर। ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल में आमतौर पर कुछ मुख्य स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, तब मेमोरी एलोकेशन और इनिशियलाइजेशन होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ में आता है और प्रोग्राम की ज़रूरतों के हिसाब से इसका इस्तेमाल होता है। जब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, तो गार्बेज कलेक्टर उसे मेमोरी से हटा देता है। इस पूरी प्रक्रिया में क्लास लोडिंग, मेमोरी एलोकेशन, इनिशियलाइजेशन और फिर गार्बेज कलेक्शन शामिल होते हैं। इस तरह ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल एक कंप्लीट चक्र होता है। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन के बाद इनिशियलाइजेशन कंस्ट्रक्टर आता है, इसके बारे में भी बता दो। बिल्कुल। जब मेमोरी एलोकेशन हो जाता है, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट की इनिशियलाइजेशन होती है। इस चरण में कंस्ट्रक्टर का काम शुरू होता है। कंस्ट्रक्टर वो स्पेशल मेथड होता है जो ऑब्जेक्ट के निर्माण के समय कॉल किया जाता है। कंस्ट्रक्टर के ज़रिए ऑब्जेक्ट के फील्ड्स को उनकी डिफ़ॉल्ट या कस्टम वैल्यूज़ से इनिशियलाइज़ किया जाता है। इससे ऑब्जेक्ट पूरी तरह से तैयार हो जाता है उपयोग के लिए। तो इनिशियलाइजेशन और कंस्ट्रक्टर का रोल ऑब्जेक्ट की सही शुरुआत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक्चुअली में कंस्ट्रक्टर का रोल क्या होता है कि अ, कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी हम क्रिएट करते हैं मेन क्लास के अंदर, तो वो ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, जिससे कि ऑब्जेक्ट की डिफॉल्ट वैल्यूज जो कि हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन की हैं, वो सब उसके अंदर लोड हो जाए। अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए,
तो हमें हर बार जब भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसकी सारी प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेंगी अलग से, राइट? यही बात है ना। तो इसी को हम कहते हैं कि देखो कंस्ट्रक्टर जो है कहीं पर भी कोई भी ऑब्जेक्ट को जब बनाया गया उसे तुरंत इनिशियलाइज कर दे रहा है, हमें उसकी कोई वैल्यूज या उसकी कोई भी प्रॉपर्टी कोई एट्रीब्यूट कुछ नहीं लिखना पड़ रहा है, वो सब कंस्ट्रक्टर में ऑलरेडी लिखा है। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हुआ और सारी वैल्यूज की इनिशियलाइज हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने। कंस्ट्रक्टर का मुख्य काम ही होता है कि जब भी हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट अपनी सभी आवश्यक वैल्यूज से ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाता है। अगर हम कस्टम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, तो जावा खुद से एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है, जो सभी फील्ड्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर देता है। इस तरह कंस्ट्रक्टर हमारे कोड को ज़्यादा साफ और व्यवस्थित बनाता है, और ऑब्जेक्ट के लिए ज़रूरी इनिशियलाइजेशन अपने आप हो जाता है। अच्छा ठीक है, आपने जब ऑब्जेक्ट क्रिएशन की बात कर ही रहे हैं, तो ये भी बताओ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के क्या क्या तरीके होते हैं? जैसे एक तो न्यू कीवर्ड हो गया, उसके अलावा और क्या क्या तरीके होते हैं? हाँ, बिल्कुल। सबसे सामान्य तरीका तो न्यू कीवर्ड का ही है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं। मान लीजिए हम क्लोनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ हम किसी मौजूदा ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाते हैं। इसके लिए क्लोन मेथड का इस्तेमाल होता है। एक और तरीका है डीसीरियलाइज़ेशन, जिसमें हम किसी सीरियलाइज़्ड ऑब्जेक्ट को दोबारा मेमोरी में लोड करके एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसके अलावा हम फैक्ट्री मेथड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कस्टम लॉजिक के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इस तरह ऑब्जेक्ट बनाने के कई तरीके होते हैं, जो अलग-अलग परिस्थितियों में काम आते हैं। हम्म, ठीक है चलो। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, गार्बेज कलेक्शन के बारे में थोड़ा बताओ। उसके बाद गार्बेज कलेक्शन के अंदर ही और तीन टॉपिक आते हैं, जिसमें माइनर है, यंग जेन, मेजर है, ओल्ड जेन, एंड फुल है, हीप प्लस मेटास्टेयर स्पेस। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को कंसोलिडेट करके एक प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ बताओ। और इसमें क्या क्या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है ये भी बताओ। तो पहले गार्बेज कलेक्शन, उसके बाद ये तीनों टॉपिक को एक साथ कंसोलिडेट करो, अच्छे से सबके बारे में बताओ, और फिर इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है ये भी बताओ। ज़रूर। गार्बेज कलेक्शन का मुख्य मकसद होता है उन ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी से हटाना, जिनका अब कोई रेफ़रेंस नहीं बचा, यानी जो अनयूज़्ड हो गए हैं। इस प्रक्रिया से मेमोरी का प्रबंधन बेहतर होता है और प्रदर्शन भी सुधरता है। अब गार्बेज कलेक्शन को हम आमतौर पर 3 मुख्य हिस्सों में बाँट सकते हैं। एक माइनर गार्बेज कलेक्शन, यंग जनरेशन। यहाँ पर नए ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता है। जब ये ऑब्जेक्ट्स जल्दी से अनयूज़्ड हो जाते हैं, तो माइनर गार्बेज कलेक्शन उन्हें साफ़ कर देता है। ये बहुत बार होता है, और इस वजह से छोटी-मोटी मेमोरी क्लियरेंस होती रहती है। 2 मेजर गार्बेज कलेक्शन, ओल्ड जनरेशन। जब ऑब्जेक्ट्स लंबे समय तक रहते हैं और अब अनयूज्ड हो जाते हैं, तब उन्हें मेजर गार्बेज कलेक्शन में हटाया जाता है। ये कम बार होता है, लेकिन इसमें मेमोरी का बड़ा हिस्सा क्लियर होता है। 3 फुल गार्बेज कलेक्शन। जब यंग और ओल्ड जेन की सारी मेमोरी पूरी तरह भर जाती है, तब फुल गार्बेज कलेक्शन चलता है, जिसमें मेमोरी का पूरा प्रबंधन किया जाता है, और इसमें मेटास्पेस भी शामिल होता है, जो क्लास मेटाडेटा को रखता है। इंटरव्यू में अक्सर इन टॉपिक्स पर सवाल आते हैं, जैसे कि गार्बेज कलेक्शन कैसे काम करता है, यंग और ओल्ड जेन के बीच अंतर क्या है, या फिर गार्बेज कलेक्शन के दौरान परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर किया जा सकता है। इन सब का अच्छा ज्ञान रखने से इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। हाँ, तो इसके आंसर्स बताओ मेरे को सारे। ज़रूर, चलिए हर पॉइंट को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक, गार्बेज कलेक्शन। इसका मकसद उन ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी से हटाना, जिनका अब कोई रेफरेंस नहीं बचा है। ठीक इससे है चलो, मेमोरी ओके लीव इट, मैं समझ गया, तुमने वही बताया ना, और उसी पर इंटरव्यू मैं पूरा बोला कि जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस थे उसको बताओ बस एक बार शॉर्ट में। समझ गया। इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाने वाले कुछ आम सवाल ये हो सकते हैं। एक, गार्बेज कलेक्शन का काम क्या है? आपसे पूछा जा सकता है कि गार्बेज कलेक्शन कैसे मेमोरी मैनेजमेंट में मदद करता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 2, यंग जेन और ओल्ड हाँ जेन में हाँ, क्या तो अंतर है? मैं वही बोल रहा हूँ, जो इंटरव्यू क्वेश्चन जो तुम बता रहे हो इसका आंसर्स भी बताओ मेरे को साथ में। बिल्कुल, समझ गया। तो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब कुछ इस तरह हो सकते हैं। 1, गार्बेज कलेक्शन का काम क्या है? गार्बेज कलेक्शन का उद्देश्य उन ऑब्जेक्ट्स को हटाना है जिनका अब कोई रेफरेंस नहीं बचा। इससे मेमोरी फ्री होती है और एप्लीकेशन का प्रदर्शन बेहतर होता है। 2, यंग जेन और ओल्ड जेन में अंतर क्या है? यंग जेन में नए ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता है और यहाँ अक्सर माइनर गार्बेज कलेक्शन होता है।
ओल्ड जेन में वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लंबे समय तक रहते हैं और यह मेजर गार्बेज कलेक्शन होता है। 3 फुल गार्बेज कलेक्शन क्या है? फुल गार्बेज कलेक्शन तब होता है जब यंग जेन और ओल्ड जेन की मेमोरी पूरी तरह भर जाती है और इसमें मेटा स्पेस भी कवर होता है ताकि पूरी मेमोरी का प्रबंधन हो जाए। इन सवालों के जवाब देने से आप इंटरव्यू में बेहतर तरीके से अपनी समझ दिखा सकते हैं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया।